हेलो एवरीवन, सभी को नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो हमारा चल रहा है आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास में हमारा चल रहा था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का। क्या चल रहा था? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। उसी में से हमने 100 क्वेश्चन यानी 150 क्वेश्चन कर लिए थे, 155 क्वेश्चन कर लिए थे। इस चैप्टर में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में 200 से 208 क्वेश्चन हैं। हम उन्हीं क्वेश्चन को देख रहे हैं, डिटेल से भी देख रहे हैं। तो सभी को ध्यान से पढ़ना है, लगे रहना है। एलटी ग्रेड का पेपर है, आपको बहुत हेल्पफुल लगेगी, बहुत हेल्पफुल वीडियो रहेगी अगर आप देखते हो, ध्यान से पढ़ते हो। तो चलिए आ जाओ, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा क्वेश्चन है? 56 क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं। उससे पहले हम देखेंगे कि जो 55 क्वेश्चन था, उस 55 क्वेश्चन में पूछा था कि गांधी जी के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो उनका जो ऑप्शन था, ऑप्शन बी था कि उन्होंने गीता दर्शन नामक पुस्तक का सृजन नहीं किया था। गीता नामक पुस्तक का सृजन किसने करा था? तो अरविंद घोष एसेज ऑन द गीता और बाल गंगाधर तिलक ने अपने मांडले प्रवास के दौरान गीता रहस्य पुस्तक की रचना की थी। तो ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है और क्वेश्चन भी थे कि भारत में राष्ट्रवादी की त्रिमूर्ति के रूप में किसे जानते हैं? तो बाल पाल और लाल के नाम से भी जाने जाते हैं, त्रिमूर्ति के रूप में जाने जाते हैं। और हमारा एक और क्वेश्चन था तो कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह उद्घोषणा किसने की थी? सबको पता है, लोकमान्य तिलक ने करी थी। फिर चलिए आगे देखते हैं, टाइम को न जाया करते हुए। तो निम्न में से कौन सा उग्रवादी नेता नहीं था? उग्रवादी यानी गरम दल के नेता कौन नहीं थे? लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक। यहाँ सबको पता है कि ये नहीं थे, बाकी ये तीनों हमारे उग्रवादी नेता के रूप में जाने जाते हैं। चलिए डिटेल में देखते हैं। दादा भाई नौरोजी उग्रवादी दल के नेता नहीं, बल्कि नरम दल के नेता थे। फिर ये बुद्धिजीवी मध्यम वर्ग के नेता थे तथा पश्चिम विचारधारा से प्रभावित थे। ये अंग्रेजी शासन का विरोध संवैधानिक एवं शांतिपूर्ण तरीके से करते थे। दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जो 1892 में उदारवादी दल की ओर से फिसबरी से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए। फिर एक गुजराती पत्रिका का, यह गुजराती पत्रिका है इनकी एक, जिसको रफ्त गुप्तार की शुरुआत की थी। गुजराती पत्रिका है इनकी। और कांग्रेस के 3 बार ये अध्यक्ष भी बने। कौन? दादा भाई नौरोजी ने एक रफ्त गुप्तार की उसमें गुजराती भाषा में एक पत्रिका की शुरुआत की। और ये उसके जो कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे, कांग्रेस में 3 बार ये अध्यक्ष बने। ये बुद्धिजीवी मध्यम वर्ग के नेता थे। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, हम आ जाते हैं 57 पर। 57 क्या कह रहा है कि बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार किस सन में पृथक होकर एक अलग प्रांत बना था? जो बंगाल है, बंगाल प्रेसिडेंसी है, तो बिहार से किस साल अलग हुआ? ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1936, ऑप्शन सी है 1940 और ऑप्शन डी है 1943। तो हमने पहले भी पढ़ा है कि जो बंगाल प्रेसिडेंसी है वो बिहार से 1936 में अलग होकर के बनी थी। आज चलिए देखते हैं इसको डिटेल में। तो डिटेल में है कि 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल को पूर्वी बंगाल एवं पश्चिमी बंगाल में विभाजित कर दिया गया था। कब? पता ही है, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हुआ था। तो बंगाल को 2 पार्टों में विभाजित कर दिया गया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल में बिहार आ गया, उड़ीसा तथा पश्चिमी बंगाल शामिल था। जो पश्चिमी बंगाल में बिहार, उड़ीसा तथा पश्चिमी बंगाल शामिल था। परंतु 1911 में ब्रिटिश सरकार ने विभाजन को रद्द कर दिया और बंगला भाषी क्षेत्र को एक अलग प्रांत बना दिया। पश्चिमी बंगाल से बिहार एवं उड़ीसा को अलग करके एक अलग प्रांत बना दिया। किसको? पश्चिम बंगाल से बिहार और उड़ीसा को अलग करके एक अलग प्रांत बना दिया। और 1936 में बिहार को उड़ीसा से अलग करके 2 पृथक प्रांत बना दिए। 1936 में बिहार को उड़ीसा से अलग करके 2 पृथक प्रांत बना दिए। तो अगर पूछा जाए कि बिहार को बंगाल से कब अलग किया गया, तो 1936 में। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा है 58 पर आ जाते हैं कि हम
या तो स्वतंत्र भारत लेंगे या इसके प्रयास में मर जाएंगे। ये किसने नारा दिया था? या तो हम स्वतंत्र भारत में लेंगे या तो हम इसके प्रयास में मर जाएंगे। ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ हमारा ऑप्शन है सी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कहा था कि या तो हम स्वतंत्र भारत लेंगे या हम इसके प्रयास में अपनी जान दे देंगे, मर जाएंगे। फिर आगे है, इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। तो डिटेल में क्या है देखिए ध्यान से कि 14 जुलाई 1942 को वर्धा में हुई कांग्रेस समिति की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन नामक प्रस्ताव पास किया गया। तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। तो ये 14 जुलाई 1942 को वर्धा में एक समिति की बैठक हुई थी, जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में स्टार्ट हुआ था, तो उसकी शुरुआत कब हुई? 7 अगस्त 1942 को बम्बई ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई, जिसमें वर्धा प्रस्ताव यानी भारत छोड़ो की पुष्टि हुई। इस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने यह नारा दिया, हम या तो स्वतंत्र भारत लेंगे या इसके प्रयास में हम मर जाएंगे। यानी कि ये करो या मरो का नारा दिया था। तो अगर पूछे कि करो या मरो का नारा कब दिया था, तो जब भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था 1942 में, तब गांधी जी ने बोला था या तो हम स्वतंत्र भारत लेंगे या हम इसके प्रयास में मर जाएंगे। भूमिगत आंदोलन किस गांधीवादी आंदोलन से जुड़े थे? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन भूमिगत आंदोलन से जुड़ा था। आगे देखते हैं डिटेल में कि जो भूमिगत आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े थे, भूमिगत आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े थे। इस आंदोलन के शुरू होने से पूर्व ही अर्थात 9 अगस्त 1942 के तड़के ही कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर अज्ञात स्थान पर भेज दिया गया था। जो इसका शुरुआत होनी थी, उसकी शुरुआत होने से पूर्व ही यानी सुबह ही कांग्रेस के जो महान नेता थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और अज्ञात स्थानों पर भेज दिया गया था। गिरफ्तार के विरोध में हर जगह एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन उठ खड़ा हुआ था। नेता विहीन और संगठन विहीन जनता ने जिस ढंग से भी ठीक समझा अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। साथ ही इस आंदोलन के दौरान बम्बई शहर के विभिन्न केंद्रों से कांग्रेस रेडियो का गुप्त रूप से संचालन किया जाता था। फिर आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 60 है कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के किस महीने में आरंभ हुआ था? तो अभी हमने देखा अगस्त में आरंभ हुआ था। चलिए और देख लेते हैं डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो 7 अगस्त क्या है? 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई, जिसे वर्धा प्रस्ताव भारत छोड़ो की पुष्टि हुई। फिर थोड़े बहुत संशोधन के बाद 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के तहत अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई। इसी में गांधी जी ने अपना प्रसिद्ध नारा दिया था, करो या मरो। तो 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ। आंदोलन आरंभ होते ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी तथा अन्य चोटी के कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और गांधी जी को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया? तो गांधी जी को गिरफ्तार कर सरोजिनी नायडू सहित पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया था। तो अगर पूछा जाए कि जब 1942 का भारतीय छोड़ो आंदोलन चल रहा था, उस समय गांधी जी को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया था? तो वो था पूना के जेल आगा खां पैलेस में रखा गया। 1942 के आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव बम्बई, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी और मद्रास में था, लेकिन समूचे देश की हिस्सेदारी इसमें आवश्यक थी। फिर आगे देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण तत्वों में है कि जो यह अधिवेशन अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में हुआ था। जो बैठक हुई थी ना वर्धा में, ये भारत छोड़ो आंदोलन के लिए प्रस्ताव पारित हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद
इसकी अध्यक्षता किया था। इस अधिवेशन में करीब 70 मिनट के भाषण में गांधी जी ने कहा कि संपूर्ण आज़ादी से कम किसी भी चीज़ से मैं संतुष्ट होने वाला नहीं हूँ। हो सकता है नमक टैक्स, शराबखोरी आदि को ख़त्म करने का प्रस्ताव अंग्रेज सरकार दें, किंतु मेरे शब्द होंगे आज़ादी से कम कुछ भी नहीं। मैं आपको एक मंत्र देता हूँ, करो या मरो। इस मंत्र का आशय यह है, या तो हम भारत आज़ाद कराएंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत हो जाएंगे, या तो मर जाएंगे। ये बोला था महात्मा गांधी ने। फिर आगे है 61 क्वेश्चन। 61 क्वेश्चन में कह रहा है किस जनसभा में करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। तो अभी हमने बोला ऑप्शन ए कलकत्ता, ऑप्शन बी पूना, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी अहमदाबाद। तो ये था बम्बई में ही तो इसका प्रस्ताव हुआ था। प्रस्ताव बम्बई से ही शुरू हुआ था, बम्बई में ही प्रस्ताव पारित हुआ था, इसलिए वहीं पर भाषण दिए थे महात्मा गांधी ने। वहीं पर बोला था कि करो या मरो, जब तक अंग्रेज हमारा पूरे भारत को स्वतंत्र नहीं कर देंगे तब तक हम अपनी हार नहीं मानेंगे और लगे रहेंगे। फिर आगे है क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन ने नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिश शासक द्वारा चलाया गया ऑपरेशन कौन था। तो वो ऑपरेशन जीरो था। हमने देखा भी है ना, ऑपरेशन 0 आवर कौन सा चलाया गया था। ऑपरेशन 0 आवर के तहत नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था जो अच्छे खासे नेता थे। फिर आगे क्वेश्चन नंबर हमारा है भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव कहाँ पास हुआ। अभी देखा हमने बम्बई में 1940 के। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पर कि 1940 के अगस्त प्रस्ताव में क्या प्रस्ताव दिया गया था। ऑप्शन ए धीरे धीरे भारत की पूर्ण स्वतंत्रता, ऑप्शन बी डोमेनियन स्टेटस, ऑप्शन सी प्रांतीय स्वायत्तता, ऑप्शन डी केंद्र में प्रतिनिधि सरकार। तो यहाँ ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, डोमेनियन स्टेटस। जो 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया था उसमें क्या बोला था उन्होंने, डोमेनियन स्टेटस। फिर आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको ध्यान से देखो। क्वेश्चन नहीं है, हम इसको अभी डिटेल में देखते हैं कि 1940 का अगस्त प्रस्ताव था क्या, इसमें क्या बोला गया। तो 1940 के अगस्त प्रस्ताव में डोमेनियन स्टेटस या प्रादेशिक स्वशासन का प्रस्ताव दिया गया था। उल्लेखनीय है कि भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करने हेतु वायसराय लॉर्ड लिनथगो ने 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। तो अगस्त प्रस्ताव किसने पारित किया था, तो ये लॉर्ड लिनथगो थे। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पर आ जाते हैं कि राष्ट्रवादियों ने बम्बई के निकट पहली बार गुप्त ट्रांसमीटर का उपयोग किया था। किसका, राष्ट्रवादियों ने बम्बई के निकट पहली बार गुप्त ट्रांसमीटर का उपयोग किया था। ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन में, ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन के पहले चरण में, ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दूसरे चरण में, ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन में। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पर गुप्त ट्रांसमीटर का उपयोग किया गया था। फिर आते हैं, इसके बाद हम डिटेल में देखते हैं कि क्या था कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बम्बई के विभिन्न भागों से कांग्रेस का गुप्त रेडियो प्रसारित किया जाता था जिसे मद्रास तक सुना जा सकता था। राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से इस रेडियो पर प्रसारण करते थे। उषा मेहता कांग्रेस के भूमिगत रेडियो का संचालन करने वाले छोटे से दल की एक महत्वपूर्ण सदस्य थी। कौन, उषा मेहता इस जो कांग्रेस की जो भूमिगत रेडियो का संचालन करने वाले एक छोटे से दल की एक महत्वपूर्ण सदस्य भी थी। फिर आगे है कि क्वेश्चन नंबर 66 में आ जाते हैं कि भारत छोड़ो संकल्प का प्रारूप किसने बनाया था। ऑप्शन ए आचार्य कृपलानी, ऑप्शन बी JL नेहरू। तो सबको पता है कि जो प्रस्ताव आया था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही बनाया था। JL नेहरू यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर आते हैं, इसको डिटेल में देखते हैं। तो 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया गया था जिसका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समर्थन किया था। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख स्वयं महात्मा गांधी ने नेहरू और आज़ाद के सहयोग से बनाया था। फिर आगे है क्वेश्चन नंबर 67 कि निम्नलिखित में से कौन सामान्यतः लोकमान्य के नाम से जाने जाते थे। तो अभी हमने देखा, इसको तो सबको जानता ही है
तो आगे डिटेल में देखते हैं। तो डिटेल में है कि जो 1896-97 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने संपूर्ण महाराष्ट्र में कर न देने का आंदोलन चलाया। कहाँ? महाराष्ट्र में क्या चलाया? आंदोलन चलाया 1896 से 97 में। इस दौरान जनता ने इन्हें लोकमान्य तिलक की उपाधि दी थी। फिर आगे आते हैं और देखते हैं डिटेल में और क्या क्या किया इन्होंने। तो आगे है कि 1897 ईस्वी में तिलक ने अपने पत्र केसरी में रैंड एवं एयर्स्ट की हत्या की उचित को ठहराया था। किसको? रैंड एवं एयर्स्ट की हत्या को उचित ठहराया था। कौन सी पत्रिका थी इनकी? पत्र था केसरी। जिसके कारण इन पर राजद्रोह का आरोप लगाकर 18 मई की सजा दी गई। फिर है 24 जून 1908 को तिलक को गिरफ्तार किया गया और केसरी में प्रकाशित लेखों के आधार पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर इन्हें 6 वर्ष की सजा दी गई। मतलब केसरी में उन्होंने सही ठहराया था रैंड एवं एयर्स्ट की हत्या को, तो उसी को राजद्रोह का मुकदमा लगा करके उन्हें भाई जेल में डाल दिया, ऐसे 6 वर्ष की सजा दी। फिर तिलक को मांडले जेल यानी बर्मा में रखा गया, जहां इन्होंने अपनी पुस्तक गीता रहस्य लिखी थी। तो अगर पूछे जाए कि जो महात्मा गांधी ने गीता रहस्य पुस्तक लिखी थी तो किस जेल में लिखी थी? तो मांडले जेल में लिखी थी, गीता रहस्य मांडले जेल में। फिर है कि किसने लंदन में आयोजित 3 गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? 3 गोलमेज सम्मेलन थे, तीनों में भाग लिया। ऑप्शन ए एम अली जिन्ना, ऑप्शन बी भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी एम.एन. जोशी, ऑप्शन डी जे.एल. नेहरू। तो यहाँ ऑप्शन हमारा ये भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। इन्होंने गोलमेज सम्मेलन के तीनों में भाग लिया इन्होंने। फिर है आगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधि थे। फिर है सरदार पटेल इससे जुड़े थे, किससे जुड़े थे? ऑप्शन ए बरदौली से, ऑप्शन सी चंपारण से, ऑप्शन सी चौरी चौरा, ऑप्शन डी वर्धा से। तो यहाँ ऑप्शन ये आपका वर्धा हो जाएगा, बारदौली हो जाएगा, बारदौली से ये जुड़े हुए थे। अब देखते हैं फिर से कि 1928 में सूरत जिले के बारदौली तालुक के में गांधीवादी आंदोलन और सत्याग्रह को पर्याप्त सफलता मिली। गांधीवादी आंदोलन और सत्याग्रह को पर्याप्त सफलता मिली 1928 में। यहाँ मेहता बंधु सरीखे गांधी जी के अनुयायियों ने 1922 से ही निरंतर अभियान चला रखा था। 1928 में यहाँ कृषि आंदोलन का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था, जो बारदौली सत्याग्रह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो सभी को पता है कि जो बारदौली सत्याग्रह का आंदोलन में जो शामिल हुए थे वो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसी आंदोलन में सफलता के कारण पटेल को बारदौली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि प्रदान की थी। तो कहाँ की महिलाओं ने? बारदौली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि प्रदान की थी सरदार पटेल को। भारतीय किसान फिर है कि जो भारतीय किसान की स्थापना है क्या है कि भारतीय किसान विद्यालय की स्थापना एन.जी. रंगा ने की थी। एन.जी. रंगा बिहार का बकास्त यानी स्वयं खेती की भूमि संघर्ष स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती ने से संबंधित है। फिर आगे है कि बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 70 पर आ गए कि बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए अभी हमने देखा ना, वल्लभ भाई पटेल ने बारडोली सत्याग्रह का आंदोलन किया था। यहाँ पे थोड़ा सा हिंदी इन्होंने गलत लिख दी है, इसमें बारडोली नहीं है बारदौली है, तो कंफ्यूज नहीं होना। फिर आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए तो पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 71। कौन सा क्वेश्चन? 71 पर आ गए हैं कि निम्न में से किस आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल महत्वपूर्ण नेता के रूप में उभरे और सरदार की उपाधि से सम्मानित हुए? क्या कह रहे हैं? किस आंदोलन में? तभी बारदौली देखा था ना, बारदौली सत्याग्रह से। फिर क्वेश्चन नंबर 72 महात्मा गांधी किस वर्ष सक्रिय रूप से राजनीति में आए थे? तो ये आए थे 1919 से चंपारण सत्याग्रह से इनका स्टार्टिंग हुई थी। चंपारण सत्याग्रह चल रहा था, चंपारण आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का तीसरा चरण 1919 से 1947 ईस्वी तक गांधी के युग के नाम से जाना जाता है। 1919
1919 से लेकर के 1947 तक गांधी युग के नाम से जाना जाता है। फिर जनवरी 1915 ईस्वी में गांधी जी भारत आए। उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु बनाया। तो इनके राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। इनके प्रभाव में आकर गांधी जी ने भारत की सक्रिय राजनीति से अपने को जोड़ा। फिर आगे है अन्य महत्वपूर्ण तत्वों में कि गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह 1917, सॉरी मैंने 1919 बोला था, 1919 दे रखा, लेकिन गांधी जी का जो चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट हुआ 1917 से ईस्वी से। अहमदाबाद का मजदूर आंदोलन हुआ था 1918 में, और खेड़ा आंदोलन 1918 में। तो ये दोनों सेम है, चाहे अहमदाबाद मजदूर आंदोलन हो, ये भी 1918, और खेड़ा आंदोलन 1918, सहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक चला। सभी से इन्हीं के नेतृत्व में चल रहा है। फिर आगे देखते हैं 1900, क्वेश्चन नंबर है 73। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? अभी देखा हमने, गोपाल कृष्ण गोखले थे। फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 74 पर। 74 कह रहे हैं कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? अभी हमने देखा कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम 74 देखा है, अब हम 75 देखेंगे। 75 में क्या दे रखा है कि महात्मा गांधी नहीं, गांधी जी के राजनीतिक गुरु, वही क्वेश्चन है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। फिर हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पर आ जाते हैं। 76 क्या कह रहे हैं कि गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली में प्रस्तुत निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा संबंधी बिल किसके प्रभाव के कारण अस्वीकृत कर दिया गया? मतलब किसके कारण इसको अस्वीकार कर दिया गया, यानी स्वीकार नहीं किया गया। तो कौन थे? तो ये ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन सी जॉर्ज बोलो, ऑप्शन डी हो जाएगा जॉर्ज क्लार्क। कहते हैं यहाँ ऑप्शन हमारा जॉर्ज क्लार्क हो जाएगा। कौन हो जाएगा? जॉर्ज क्लार्क थे, जिन्होंने इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली में निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा को संबंधी बिल को पारित नहीं करा। आगे देखते हैं, आगे है कि गोपाल कृष्ण गोखले ने 1913 में पूरे देश में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा लागू करने का प्रयत्न किया। इसके लिए उन्होंने इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली में निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा संबंधी बिल प्रस्तुत किया, जो जॉर्ज क्लार्क के प्रभाव के कारण निरस्त कर दिया गया। फिर गोपाल कृष्ण गोखले 1866 से 1915 महादेव गोविंद रानाडे के अनुयायी और महात्मा गांधी के गुरु थे। गोखले ने 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की। तो गोखले कौन से कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? तो जो 1905 में बनारस में हुआ था उसकी अध्यक्षता भी की। उन्होंने इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली और भारतीय लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में भी कार्य किया। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम आ जाते हैं 77 पर कि किसे देश बंधु के नाम से जाना जाते हैं? तो सभी को पता है चित्तरंजन दास के नाम से, चित्तरंजन दास को हम देश बंधु के नाम से जाने जाते हैं। आगे देखते हैं देश बंधु के बारे में जानते हैं कि चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है तथा देश बंधु का तात्पर्य है द फ्रेंड ऑफ नेशन। यानी चित्तरंजन दास इंग्लैंड से वकालत की पढ़ाई करने के बाद स्वदेश आकर बैरिस्टर हो गए तथा वकील के रूप में इनकी सबसे बड़ी सफलता अलीपुर बम के कांड केस में अरविंद घोष का बचाव करना था। सॉरी एक मिनट रुकना। हाँ, क्या था इनका मुख्य उद्देश्य? मुख्य उद्देश्य यह था कि जो अलीपुर बम कांड केस हुआ था उसमें अरविंद घोष को बचाव करना था इनका मुख्य उद्देश्य। इन्होंने मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना भी की थी। तो स्वराज पार्टी की स्थापना में कौन कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू भी थे और कौन था? तो चित्तरंजन दास थे। फिर आए क्वेश्चन नंबर 78। गांधी जी ने राष्ट्रवाद का मुंह दिन पर दिन किनकी ओर मोड़ा था? ऑप्शन ए कामगारों, ऑप्शन बी किसानों, ऑप्शन सी आम जनता, ऑप्शन डी जनजातीय लोगों की तरफ। तो ये थे आम जनता की तरफ। जो गांधी जी ने राष्ट्रवाद का मुंह दिन ब दिन किनकी ओर मोड़ा? तो वो थे आम जनता की ओर। फिर आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन हमारा क्या है देखते हैं। तो क्या कह रहा है कि गांधी जी जनवरी 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। उस समय ब्रिटिश सरकार प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 में फंसी थी।
जो ब्रिटिश सरकार थी, जो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, वो कब 1918 से 1914 तक चला, उसमें फंसी हुई थी। गांधी जी ने लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया। गांधी जी का भारत में सत्याग्रह का पहला बड़ा प्रयोग 1917 में जो चंपारण जिले में किया। इसके बाद से गांधी जी विभिन्न आंदोलनों के माध्यम से भारतीय राजनीतिक में छा गए और आम जनता को राष्ट्रवाद की तरफ मोड़ा। फिर आगे है क्वेश्चन नंबर हमारा है 79 कि किस आंदोलन के दौरान मोहनदास करमचंद गांधी नामक नए नेता ने राष्ट्रीय आंदोलन की बागडोर संभाली थी? ऑप्शन ए रौलट सत्याग्रह, ऑप्शन बी चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन सी बारदोली सत्याग्रह, ऑप्शन डी खिलाफत आंदोलन। तो सबसे पहले उनका प्रमुख जो आंदोलन था जिससे उन्होंने राजनीति में भाग लिया वो था चंपारण आंदोलन 1917 वाला। आगे देखते हैं कि चंपारण में जो सत्याग्रह है, चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का पहला बड़ा प्रयोग था 1917 में। बिहार के चंपारण जिले में तिनकठिया पद्धति के विरोध में गांधी जी द्वारा सत्याग्रह किया गया। तिनकठिया पद्धति के विरोध में गांधी जी द्वारा सत्याग्रह किया गया। फिर अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में आते हैं कि यहाँ के किसानों को अपनी जमीन के कम से कम 3/20 भाग पर नील की खेती करना होता था। यूरोपीय मालिकों द्वारा तय दामों पर उन्हें बेचना पड़ता था। जो यूरोपीय मालिक थे उनको जो वो दाम तय करते थे उसी दाम पर उनको बेचना पड़ता था और 3/20वें भाग पर इनको नील की खेती भी करने के लिए इन्होंने मजबूर करा। फिर 1917 ईस्वी में राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से चंपारण आने का आग्रह किया। जो राजकुमार, अगर पूछा जाए ना कि कौन थे जो महात्मा गांधी से 1917 में आग्रह किया कि आप हमारे इधर आओ, तो वो थे राजकुमार शुक्ल। तो गांधी जी में चंपारण में गांधी जी के सहयोगी बाबू राजेंद्र प्रसाद थे, JBC कृपलानी, महादेव देसाई, मजहरूल हक, नरहरि पारिक और ब्रज किशोर थे, ये इनके सहायक थे। गांधी जी का यह आंदोलन सफल रहा। यूरोपीय निलहे किसानों की 25% राशि वापस करने के लिए राजी हो गए और गांधी जी ने इन्हें स्वीकार कर लिया। फिर आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हम आ जाते हैं 80 पर। 80 क्वेश्चन क्या कह रहा है, आज हमें इस चैप्टर को ख़त्म करना, फिनिश करना है। तो महात्मा गांधी द्वारा भारत में आरंभ किया गया प्रथम सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह भी देगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 81 पर आ जाते हैं। महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह प्रारंभ किया कहाँ से, तो ये चंपारण से। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पर। 82 क्या कह रहा है उसको देखो। 82 कह रहा है कि सही कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करें, इनके टाइम पीरियड टाइम सीक्वेंस में लगाना है। क्रिप्स मिशन, गांधी इरविन समझौता, साइमन कमीशन, देश का विभाजन। तो प्रश्नगत घटनाओं के कालक्रम अनुसार निम्नलिखित। देखो साइमन कमीशन कब आया, फरवरी 1928 में। साइमन 1928 कब आया, फरवरी 1928 में। फिर क्रिप्स मिशन, गांधी इरविन समझौता, ये तो पता ही 5 मार्च 1931 को। फिर है देश का विभाजन। देश का विभाजन कब हुआ था, 1947 में। 1947, अब तक पता भी नहीं रहा होगा कि देश का विभाजन कब हुआ था। 1947 में ही तो भारत और पाकिस्तान अलग हुए थे। 1940 में प्रस्ताव रखा गया था। फिर आता है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन तो 1942 में आया था, मार्च 1942 में। तो ऐसे में हमारा कैसे किस प्रकार हमें सीक्वेंस लगेगा, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन 1928 में साइमन कमीशन। फिर हमारा ये क्या है, देश का विभाजन, ये आ जाएगा हमारा 1931 गांधी इरविन समझौता। तो 3214 ये ऑप्शन हमारा डी बन जाएगा। तो इनके याद रखना है। अब हम फिर से दोबारा से डिटेल में याद करा देती हूँ। देखो क्रिप्स मिशन क्रिप्स मिशन 1942 में आया। फिर गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 में। फिर है साइमन कमीशन 1928 में फरवरी। फिर देश का विभाजन 1947, याद रखना। अब आगे देखते हैं कि 1931 में जो कराची अधिवेशन हुआ था 1931 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन करने के लिए
यह कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन था। इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। तो यहाँ ऑप्शन हमारे दोनों हो जाएंगे कि गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन करने के लिए कांग्रेस का क्या था, एक विशेष अधिवेशन था और इसकी अध्यक्षता किसने करी थी, तो इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। अब देखते हैं आगे इसको डिटेल में। तो मार्च 1931 ईस्वी में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कराची में हुआ, जिसमें गांधी इरविन समझौते 5 मार्च 1931 का अनुमोदन किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की। अतः दोनों कथन सत्य हैं। कराची अधिवेशन में राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम से संबंध प्रस्ताव, मौलिक अधिकार संबंधी प्रस्ताव स्वीकार किया गया। तो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है कराची अधिवेशन। कराची अधिवेशन में ही सारी ये बातें कही गई थी कि जो कराची अधिवेशन में राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम से संबंध प्रस्ताव रखा गया, मौलिक अधिकार संबंधी प्रस्ताव स्वीकार किया गया और अधिवेशन में युवाओं ने गांधी जी को काले झंडे दिखाए। अधिवेशन में जो युवा लोगों ने गांधी जी को क्या किया, काले झंडे दिखाए। गांधी जी का कथन था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं। तो अगर पूछा जाए कि कौन से अधिवेशन में गांधी जी ने यह कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं, तो ये था कराची अधिवेशन। फिर आगे है कि साइमन कमीशन की नियुक्ति के समय भारत में मंत्री लॉर्ड बर्कनहेड इंग्लैंड के किस राजनीतिक दल के सदस्य थे? किस राजनीतिक दल के सदस्य थे? कौन? बर्कनहेड। तो यहाँ ऑप्शन लिबरल पार्टी, ऑप्शन बी लेबर पार्टी, ऑप्शन सी कंजर्वेटिव पार्टी। तो ये कंजर्वेटिव पार्टी से संबंधित थे। फिर आते हैं, इनको ध्यान से पढ़ते हैं। क्या है ये कि साइमन कमीशन की नियुक्ति के समय भारत मंत्री लॉर्ड बर्कनहेड इंग्लैंड के कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्य थे। 8 नवंबर 1927 को साइमन आयोग की घोषणा की गई। इस आयोग के सभी सदस्य अंग्रेज थे। इस आयोग का काम इस बात की सिफारिश करना था कि क्या भारत इस योग्य हो गया। फिर आगे देखते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं क्या कहा गया। कहा गया कि भारत इस योग्य हो गया है कि नहीं है कि यहाँ के लोगों को और अधिक संवैधानिक अधिकार दिए जाएं। जो 1927 का साइमन कमीशन आयोग आया था, तो इस आयोग के सभी सदस्य अंग्रेज थे और इस आयोग का काम इस बात की सिफारिश करना था कि क्या भारत इस योग्य हो गया कि यहाँ के लोगों को और अधिक संवैधानिक अधिकार दिए जाएं। साइमन कमीशन में बोला गया और यहाँ दिए जाएं तो यदि दिए जाएं तो उसका स्वरूप क्या हो। क्योंकि भारतीय राष्ट्रवादियों ने इस बात की घोषणा की थी कि 1919 का संवैधानिक सुधार अपर्याप्त है। जो 1919 का पार्लियामेंट सुधार आया था, उसमें उन्होंने कहा था कि जो ये पार्लियामेंट सुधार आया था, क्या आया था याद नहीं आ रहा मुझे, तो उस 1919 का जो संवैधानिक सुधार अपर्याप्त था, वो 1909 में आया था पार्लियामेंट सुधार, सॉरी, ये 1919 का संवैधानिक सुधार था, अपर्याप्त है। तथा 1927 में अनुदारवादी यानी कंजर्वेटिव पार्टी ब्रिटिश सरकार को लगा कि आगामी चुनाव में मजदूर दल के हाथों उसकी पराजय हो सकती है। इसीलिए उसने तय किया कि ब्रिटिश साम्राज्य के भविष्य से जुड़े हुए इस अहम मसले को अनुभवहीन श्रमिक दल के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। अतः सरकार ने इस विधायी आयोग यानी साइमन कमीशन की नियुक्ति की। साइमन आयोग को नियुक्त करने वाले अनुदारपंथी यानी कंजर्वेटिव राज्य सचिव लॉर्ड बर्कनहेड भी लगातार यह अलाप कर रहे थे कि भारतीय लोग संवैधानिक सुधार के लिए ठोस प्रस्ताव बनाने में असमर्थ हैं। अतः स्पष्ट है कि विकल्प सी हमारा आंसर होगा। यानी कि क्या ये बोले, मतलब कि जो भारतीय लोगों को उन्होंने असक्षम ही ठहराया। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 85 में कि शाही भारतीय नौसेना के नाविकों ने किस दिन विद्रोह किया था। जो शाही भारतीय नौसेना थी उसने किस दिन विद्रोह किया था? ऑप्शन है 8 फरवरी 1946 में, 18 फरवरी 1946, 18 जनवरी 1946 और 28 जनवरी 1946। तो ये था 18 फरवरी 1946 में। आगे देखते हैं कि शाही भारतीय नौसेना के नाविकों ने 18 फरवरी 1946 को विद्रोह किया था। इस आंदोलन का मूल कारण अंग्रेजों की धर्मपूर्ण श्रेष्ठता की नीतियां तथा प्रजातीय भेदभाव था।
क्या था? प्रजातीय भेदभाव था। फिर है क्वेश्चन नंबर 86 में आ जाता है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूटों में से उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। अब देखना, तो चलिए सभी सोचो, क्रिप्स मिशन कब आया था? ये सभी को पता है। 1900 कब आया था? 1942 में। क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में। याद रखना, क्रिप्स मिशन 1942। गांधी जिन्ना वार्ता, यानी गांधी जिन्ना वार्ता कब हुई थी? तो ये हुई थी 1944 में। 1944 में। शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 में। शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 और कैबिनेट मिशन आया था 1946 में। तो याद रखना कैसे कैसे, वैसे भी आप इसकी वो याद रख सकते हो, डेट भी ऐसे वो सॉरी डेट याद रखना पड़ेगा, कभी भी मैच करने के लिए क्वेश्चन आ जाए तो हमें कंफ्यूज नहीं होना। तो क्रिप्स मिशन 1942 में आया, गांधी जिन्ना वार्ता 1944 में हुई, शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 में और कैबिनेट मिशन 1946 में। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा? ए का थर्ड इसमें है, इसमें ये तो हमारे दोनों कट गए। फिर है बी का फर्स्ट कहाँ है? ये रहा बी का फर्स्ट। 4 ऑप्शन में भी बी का फर्स्ट है, तो देखते हैं। फिर हम तीसरा है शिमला कॉन्फ्रेंस, तो सी का 4 कहाँ पर है? सी का 4 ये। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? हमारा ऑप्शन 4 हो जाएगा। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन, देखते हैं। जल्दी जल्दी ये क्वेश्चनों को पूरा करना है, आज इनको ख़त्म करना है। आज ये चैप्टर ख़त्म हो जाना चाहिए, बहुत लंबा चैप्टर था और काफ़ी मैंने प्रैक्टिस भी करवा दी। तो शाही नौसेना का विद्रोह कब हुआ था? 18 फरवरी 1946। याद रखना। तो शाही नौसेना विद्रोह कब हुआ? 1946, 18 फरवरी 1946। और संविधान सभा का चुनाव जुलाई 1946 में हुआ। फिर सीधी कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया जाता है। अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? 1946, 2 सितंबर 1946 अंतिम सरकार का गठन। माउंट बेटन योजना जो आई थी 1947 में आई थी, 3 जून 1947। अब आगे यहाँ देखना है कि निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित युग में नहीं है। इसमें देखना है कि कौन सही सुमेलित नहीं है। श्यामजी कृष्ण वर्मा इंडिया हाउस, ये सही है। फिर बरिंद घोष कुमार भवानी मंदिर, ये भी सही है। फिर मदन लाल ढींगरा करजन वायली की हत्या करी थी, ये भी ठीक है। खुदीराम बोस लॉर्ड हार्डिंग पर बम हमला, लॉर्ड हार्डिंग पर नहीं, ये गलत है। तो खुदीराम बोस, तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब देखते हैं 1912 में दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया। इसकी योजना रास बिहारी बोस ने बनाई थी, ना कि खुदीराम बोस। किसने बनाई थी? रास बिहारी बोस ने बनाई थी, ना कि खुदीराम बोस ने नहीं। जबकि बम फेंकने में बसंत विश्वास और मंथन विश्वास प्रमुख थे। अब बम फेंकने में बसंत विश्वास और मंथन विश्वास प्रमुख थे। दिल्ली षड्यंत्र केस के तहत बसंत विश्वास, अमीर चंद, बाल मुकुंद और अवध बिहारी को फांसी दे दी गई। कितने लोगों ने अपने यार मैं तो दिल्ली षड्यंत्र केस के तहत बसंत विश्वास, अमीर चंद, बाल मुकुंद और अवध बिहारी को फांसी दे दी गई। किस षड्यंत्र में? दिल्ली षड्यंत्र में, वही बम फेंकने वाले, बम फेंकने के केस में। फिर है तो आगे देखते हैं, आगे क्या है कि अप्रैल 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरनगर जिले के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था। जो खुदीराम बोस हैं वो लॉर्ड हार्डिंग पर बम नहीं फेंका था, उन्होंने ये जो थे क्या बोलते हैं किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था। हालांकि इस प्रयास में राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी व पुत्री मारी गई। ये राष्ट्रीय आंदोलन से क्या करते थे? हमदर्दी रखने वाले थे, लेकिन मारे गए ये मिस्टर कैनेडी की पत्नी और पुत्री मारी गई। प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली, जबकि 18 वर्ष 8 माह 8 दिन की आयु में खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई। देखा कितने लोगों ने अपने बलिदान दिए हैं। यार ये देश कैसे बर्बाद हो रहा है समझ नहीं आ रहा। मैं तो फांसी के नाम को सुन करके ना बहुत दिल दहलता है। कितने साल के थे खुदीराम बोस जब इनको फांसी दे दी गई थी?
और किस केस में दे दी गई थी फांसी? इन्होंने किंग फोर्ड की हत्या का प्रयास किया था, लेकिन प्रयास इनका सफल नहीं रहा। और उसमें मरा कौन? तो मरा जो मिस्टर कैंडी की पत्नी और पुत्री मारी गई। तो प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली इस वजह से। और जो खुदीराम बोस थे उनकी एज थी 18 वर्ष 8 माह और 8 दिन की। उन्हें फांसी दे दी गई। फिर है सर स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन का उद्देश्य क्या था? क्रिप्स मिशन का उद्देश्य क्या था, ये देखना। ऑप्शन ए, ब्रिटिश द्वारा युद्ध के प्रयासों के समर्थन में भारतीय नेताओं को मनाना, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ करने को रोकना, कांग्रेस के मंत्रियों द्वारा त्यागपत्र वापस लेने के लिए मनाना। ऑप्शन डी, संविधान निर्माण निकाय स्थापित करना। तो इनका प्रमुख उद्देश्य था कि जो ब्रिटिश द्वारा युद्ध के जो प्रयासों के समर्थन में जो भारतीय नेताओं को मनाना था, जो ब्रिटिश द्वारा युद्ध चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध। फिर आगे देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की बढ़ती हुई शक्ति को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय क्या था? अंतर्राष्ट्रीय समुदाय विशेषकर अमेरिका, चीन एवं ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिटेन पर दबाव डाला कि वे युद्ध में भारतवासियों का सहयोग प्राप्त करें। किसने दबाव डाला? अमेरिका, चीन एवं ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन ने ब्रिटेन पर दबाव डाला कि भारतीयों से वो सहयोग प्राप्त करें। इसके लिए ब्रिटिश सरकार ने मार्च 1942 में कैबिनेट मंत्री स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक मिशन भारतीय नेताओं से वार्ता हेतु भारत भेजा। क्रिप्स मिशन का उद्देश्य था ब्रिटिश द्वारा युद्ध के प्रयासों के समर्थन में भारतीय नेताओं को मनाना था। द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उस टाइम। फिर आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर हम आ जाते हैं 89 पर। 89 क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको ध्यान से देखना। तो निम्नलिखित में से किस तिथि को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस हेतु सुनिश्चित किया गया? तो ये था 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई। अभी देखा हमने सीधी कार्रवाई 16 अगस्त 1946। देखते हैं क्या थी सीधी कार्रवाई। 16 अगस्त 1946 की तिथि मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस हेतु निश्चित की गई थी। वायसराय के अंतरिम सरकार के फैसले को नामंजूर करते हुए मुस्लिम लीग ने स्वतंत्र एवं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पाकिस्तान राज्य की स्थापना की मांग की। उक्त तिथि को दंगे फैलाना एवं आतंक का माहौल बनाकर यह प्रदर्शित करना था कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। इस कार्यवाही में नोआखाली दंगे का प्रमुख केंद्र था। नोआखाली दंगे का क्या था? प्रमुख केंद्र था। फिर है आगे क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाते हैं कि संविधान सभा जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया या गठन किया गया, संविधान सभा का जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया या गठन किया कौन थे? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के अंतर्गत, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत, सी महारानी विक्टोरिया महारानी की घोषणा के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत। तो ये था कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण किया गया है। किसके तहत? कैबिनेट मिशन प्लान। अब देखते हैं कैबिनेट मिशन प्लान क्या था। तो कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया गया था। भारत में कैबिनेट मिशन मार्च 1946 को नई दिल्ली आया। इसमें ब्रिटिश कैबिनेट के तीन मंत्री कौन थे? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, लॉर्ड एवी अलेक्जेंडर एवं सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। तो अगर पूछा जाए कि कैबिनेट जो भारत में कैबिनेट मिशन तैयार हुआ वो कब आया दिल्ली? 24 मार्च 1946 को। इसमें जो ब्रिटिश कैबिनेट थे तीन मंत्री थे, क्या नाम था? ऐसे आप याद कर सकते हो पास के नाम से। पास यानी पास है पैथिक लॉरेंस, एस से अलेक्जेंडर और यस से सर स्टेफोर्ड, ऐसे करके। मिशन की घोषणा के समय इसके अध्यक्ष सर पैथिक लॉरेंस ने यह स्पष्ट किया था कि इस मिशन का उद्देश्य स्वतंत्र भारत का संविधान तैयार करने के लिए शीघ्र ही एक कार्य प्रणाली तैयार करना था, अंतरिम सरकार के लिए आवश्यक प्रबंधन करना था। मिशन के प्रस्तावों के अनुसार संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधान सभाओं तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाना था। फिर आगे है कि 9 दिसंबर 1946 को क्वेश्चन नंबर 91 पर आ जाते हैं कि 9 दिसंबर 1946 को भारत की संविधान सभा का कार्यवाही
नहीं, कार्यकारी अध्यक्ष कौन था जब 9 दिसंबर 1946 को भारत की संविधान सभा का कार्यकारी अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे 9 दिसंबर 1946 को जो भारतीय संविधान का कार्यकारी अध्यक्ष? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। आगे देखते हैं, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ। इसके कार्यकारी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। फिर है आगे कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया? अभी हमने देखा 24 मार्च 1946 को। फिर डिटेल में, कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 में भारत आए। इस मिशन के सदस्य वही पास करके याद कर रहा हूँ, स्टेप फोर्स्ट क्रिप्स अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड थे, पैथिंग लॉरेंस भारतीय सचिव और A.V. अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। ऐसा भी पूछ सकते हैं कि अलेक्जेंडर कौन थे? तो नौसेना मंत्री के पद पर थे। पैथिंग लॉरेंस भारत सचिव थे और स्टेप फोर्थ अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड थे। इसने त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था को सुझाया, प्रांतों के छोटे अथवा बड़े गुट बनाने के अधिकारी की पुष्टि की तथा प्रांतों को आ, बा और सा 3 श्रेणियों में विभक्त किया। फिर है कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया? मार्च 1946 में। फिर नेहरू की अंतरिम सरकार के वित्त मंत्री कौन थे? नेहरू की जो अंतरिम सरकार बनी उसके वित्त मंत्री कौन थे? मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद अली, सर सैयद अहमद खान, लियाकत अली। तो ये थे लियाकत अली। पर आगे देखते हैं डिटेल में कि 24 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग के 5 सदस्य जिसमें से लियाकत अली सम्मिलित थे अंतरिम सरकार में शामिल हो गए। इस अंतरिम सरकार में लियाकत अली वित्त मंत्री बनाए गए। नेहरू की जो अंतरिम सरकार बनी उसमें वित्त मंत्री लियाकत अली को बनाया गया। फिर है अंतरिम सरकार के अन्य प्रमुख मंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष यानी उपराष्ट्रपति थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह, सूचना तथा प्रसारण मंत्री थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे? गृह, सूचना या प्रसारण मंत्री। सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे। लिख लेना भाई, जिसे याद ना हो तो लिख लेना, लिख के याद करोगे और जल्दी याद होगा। फिर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? खाद्य मंत्री थे, खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। अरुण आसफ अली रेलवे मंत्री। राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री। तो राजगोपालाचारी कौन थे? शिक्षा मंत्री थे। अरुण आसफ अली कौन थे? ये रेल मंत्री थे। और राजेंद्र प्रसाद कौन थे? तो ये खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। सरदार बलदेव सिंह कौन थे? ये रक्षा मंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे? तो ये गृह या सूचना प्रसारण मंत्री थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे? उपाध्यक्ष यानी राष्ट्रपति थे। फिर आगे है क्वेश्चन नंबर हम आ जाते हैं 95 में कि अगस्त 1946 में घोषित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? तो इसमें से ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन डी जगजीवन राम। तो यहाँ ऑप्शन बी हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। देखते हैं डिटेल में। तो 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार की स्थापना हुई। तो अंतरिम सरकार की स्थापना कब हुई? 2 सितंबर 1946 को। कैबिनेट मिशन योजना के तहत अंतरिम सरकार की घोषणा 24 अगस्त 1946 को की गई थी। लीग के अंतरिम सरकार में शामिल होने के बाद इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आसफ अली, डॉक्टर जॉन मथाई, जगजीवन राम, सरदार बलदेव सिंह और क्या है, इनका क्या नाम है, गजनफर अली खां, लियाकत अली खां, अब्दुल रब निस्तार, इब्राहिम इस्माइल चुंद्रीगर, सी राजागोपालाचारी, डॉक्टर C.H. भाभा शामिल थे। इसमें विधि मंत्री लीग द्वारा नामित जोगेंद्र नाथ मंडल थे। लीग के 5 सदस्य इसमें कांग्रेसियों शरत चंद्र बोस, सफात अहमद खां और सैयद अली जहीर के स्थान पर शामिल किए गए थे। डॉक्टर एस राधाकृष्णन और बी आर अम्बेडकर इसमें शामिल नहीं थे। तो अगर पूछा जाए डॉक्टर एस राधाकृष्णन और बी आर अम्बेडकर इसमें शामिल नहीं थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम आ जाते हैं 96 पर कि भारत विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा हुई थी। कब आई थी? तो ये तो पता है, तो ये 1947 तो पता है, लेकिन डेट नहीं याद है।
तो डेट को याद रखना है 3 जून 1947। कब आई माउंट बेटन योजना? तो ये आई थी 3 जून 1947 को। इसमें भारत विभाजन से संबंधित माउंट बेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा 3 जून 1947 को हुई थी। इसी के अनुरूप ब्रिटिश संसद द्वारा 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया। तो अधिनियम क्या पारित हुआ? 18 जुलाई 1947 को। फिर है जो लिख के आ रहा है कि भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो अभी हमने देखा कौन था, लॉर्ड माउंट बेटन। ये अंतरिम थे जो 1947 तक रहे। फिर है भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंट बेटन 1947 से 1948 ईस्वी तक रहे थे। उन्होंने मार्च 1947 में कार्यभार संभाला और 3 जून 1947 को भारत विभाजन की योजना प्रस्तुत की। फिर है क्वेश्चन नंबर 98 पर आ जाते हैं कि अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम महामंत्री कौन था? ऑप्शन ए है आपका लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी है आपका दीवान चमन लाल। और यहाँ ऑप्शन आपका देखना है कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपका जमनालाल बजाज, ऑप्शन डी है JRD टाटा। तो यहाँ ऑप्शन हमारा कौन सा है? बी हो जाएगा। दीवान चमन लाल थे जो प्रथम महामंत्री थे। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस के प्रथम महामंत्री दीवान चमन लाल थे। फिर आगे देखते हैं, डिटेल में इसको देखते हैं कि अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना 31 अक्टूबर 1920 को की गई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। इसके उपाध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा तथा महामंत्री दीवान चमन लाल थे। फिर आगे देखते हैं 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति की नियुक्ति किसने की थी? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है C राजगोपालाचारी, ऑप्शन डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो यहाँ ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। 1938 में जब हरिपुरा अधिवेशन हुआ था तो वर्ष 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रीय योजना समिति की नियुक्ति की और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। हालांकि इस समिति की रिपोर्ट तैयार नहीं की जा सकी। आज़ाद हिंद फौज का गठन कब और किसने किया था? तो ये सबको पता है कि जो मोहन सिंह थे 1942 में आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। उसके बाद फिर आगे देखते हैं, आज़ाद हिंद फौज का गठन वर्ष 1942 में कैप्टन मोहन सिंह ने किया था। वह ब्रिटेन के भारतीय सेना में अफसर थे। जब ब्रिटिश सेना पीछे हट रही थी तो मोहन सिंह जापानियों के साथ हो गए थे। जापानियों ने जब भारत युद्ध बंदियों को मोहन सिंह को सुपुर्द कर दिया तो उनमें से वे लोगों को आज़ाद हिंद फौज में भर्ती करने लगे। कैप्टन मोहन सिंह आज़ाद हिंद फौज के प्रथम सेनापति थे। तो कैप्टन मोहन आज़ाद हिंद फौज के प्रथम सेनापति थे। गठन कब हुआ? 1942 में। फिर आगे देखते हैं आज़ाद हिंद फौज के प्रथम सेनापति कौन थे? अभी हमने देखा कैप्टन मोहन सिंह। फिर है क्वेश्चन नंबर आ गए 202 पे नहीं, हमारे 200 क्वेश्चन पूरे हो गए। हम आ गए 200 से ऊपर पहुंच गए, दूसरे नंबर पे आ गए। अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल हुए थे 5 सदस्य। अभी हमने ऊपर देखा कितने? 5 सदस्य। फिर आगे देखते हैं, इसको ध्यान से पढ़ते हैं कि 1946 में गठित अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के 5 सदस्य शामिल हुए थे। मुस्लिम लीग के शामिल होने के बाद अंतरिम सरकार में सदस्यों की संख्या 14 हो गई थी। इसमें कांग्रेस के 6, मुस्लिम लीग के 5 और 1 ईसाई, 1 पारसी और 1 सिख सम्मिलित थे। फिर अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में देखते हैं, प्रारंभ में मुस्लिम लीग के सरकार में सम्मिलित होने से इनकार करने के बाद 6 अगस्त 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया गया। फिर है कि लॉर्ड वेवल के प्रयासों के बाद 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग के सदस्य सरकार में शामिल हुए। फिर मुस्लिम लीग के लियाकत अली को वित्त विभाग सौंपा गया। तो वित्त विभाग किसके पास था? लियाकत अली को। फिर है क्वेश्चन नंबर हमारा 203 यानी 3 क्वेश्चन। माउंट बेटन क्या कर रहा है? माउंट बेटन के जाने के पश्चात निम्न में से किसने गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया था? अब हमारे भाई हमारे देश से ये चले गए, अंग्रेज विदा हो गए। अब विदा होने के बाद
कह रहे हैं कि जब माउंटबेटन के जाने के बाद यानी किसे गवर्नर जनरल भारत के रूप में स्वीकार किया गया, गवर्नर जनरल के रूप में किसे स्वीकार किया गया, तो ये थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को। तो ये थे स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। फिर है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे, 1947 से 1938 तक थे। फिर उनके पश्चात सी राजगोपालाचारी 1948 से 1950 के दौरान स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय यानी ये भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल थे। इसके बाद इस पद पर वे 26 जनवरी 1950 तक रहे। फिर 1952 से 54 तक वे मद्रास के मुख्यमंत्री रहे। तो 1959 में विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेसी नेताओं से मतभेद के कारण उन्होंने कांग्रेस छोड़कर स्वतंत्र पार्टी का गठन किया। क्वेश्चन नंबर 204 पर आ जाते हैं कि भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। तो सबको पता है क्लीमेंट इटली थे। कौन थे? क्लीमेंट इटली। तो भारत की स्वतंत्रता के समय क्लीमेंट इटली ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। उनका कार्यकाल 1945 से 1951 तक था। इस दौरान ब्रिटेन में लेबर पार्टी सत्ता में थी। जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट इटली थे उस टाइम पर ब्रिटेन में जो पार्टी थी वो थी लेबर पार्टी, सत्ता चल रही थी। फिर है 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, यानी लास्ट तक कौन बने रहे। तो जेबी कृपलानी। कौन थे लास्ट टाइम? तो जेबी कृपलानी थे। 15 अगस्त 1947 को जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बने? जेबी कृपलानी। आगे देखते हैं डिटेल में कि भारत विभाजन के समय जेबी कृपलानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। वे 23 नवंबर 1946 के मेरठ अधिवेशन में अध्यक्ष बने और नवंबर 1947 तक अध्यक्ष रहे। फिर हमारा आज ये चैप्टर फिनिश हो गया। कल हम देखेंगे भारत में सांप्रदायिकता का विकास देखेंगे। तो इसको हम ध्यान से कल करेंगे। आज हम अपनी क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए और खूब मेहनत करिए। आपके साथ हम भी कर रहे हैं, और आप भी करो। तो थैंक यू, बाय बाय।